अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पैरेट होम के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो हमारा एक सीक्वल चल रहा है वीडियोस का, जिसका टॉपिक है ब्रीडिंग स्टेप बाय स्टेप। मेन टॉपिक है हमारा ये। तो इसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें पेयरिंग के हवाले से 2-3 वीडियोस हैं, फीड के हवाले से, सॉफ्ट फूड के हवाले से कुछ वीडियोस हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो इससे पहले जो सारी वीडियोस बनाई गई हैं ब्रीडिंग गाइड के हवाले से, उनके लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँ आपके साथ, ताकि ये कि आपका एक सीक्वेंस बरकरार है। और आज जो हमारा टॉपिक है इस मेन टॉपिक के हवाले से वो है प्राइवेसी एंड एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी जो है मैं आपके जब भी कोई मालूमाती वीडियो शेयर करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचा करें। ये जो आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेसी एंड एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये ब्रीडिंग के हवाले से, स्पेशली रिंग नेक, रॉ एंड ग्रे पैरेट्स के हवाले से। पहले भी गुज़िश्ता वीडियो जो थी उनके अंदर मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ कि ये इन 3 जो है वैरायटीज़ को लेके ये वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ मैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, खातिर ख़ां फ़ायदा उठा रहे होंगे। मज़ीद फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये कि आपके पास जब भी मैं कोई मालूमाती वीडियो शेयर करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब टॉपिक की तरफ। दोस्तों, प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एग्जॉटिक, ख़ास तौर पे पैरेट्स की ब्रीडिंग के हवाले से। यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 वैरायटीज़ की, 3 वैरायटीज़ का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मेन फोकस ब्रीडिंग को लेकर इन वैरायटीज़ की तरफ है। तो मेरी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है इन वैरायटीज़ के ही हवाले से है। आप चाहें तो इन बताई हुई चीज़ों को, फैक्टर्स को आप दूसरे पैरेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको खातिर खा इसके नताइज मिलेंगे। और जहाँ तक मेरा तजर्बा अब तक का है वो यही कहता है कि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, इंशाल्लाह नुकसान कोई नहीं होगा इन बताई हुई गाइडलाइन से। तो दोस्तों, प्राइवेसी एक्सोटिक पैरेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी ब्रीडिंग के हवाले से। प्राइवेसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ मैं थोड़ा सा उनको हाईलाइट करना शुरू करता हूँ। इसको मैंने स्प्लिट किया है 3 एरियाज़ के अंदर। एक प्राइवेसी का फैक्टर वो है जो एग लेइंग से पहले का है, मतलब ये कि आप पेयर लेके आए, उसकी बॉन्डिंग कराई, अगर बॉन्डेड नहीं था तो बॉन्डिंग कराई, बॉन्डिंग कराने के बाद आपने उसको थोड़ा सा सेटलमेंट पीरियड दिया। कोशिश ये किया करें कि जब बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए तो 1 से 2 महीने पेयर को सेटलमेंट टाइम दें, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे के बिहेवियर को समझ लें और उनकी अच्छी बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग के साथ साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपस के अंदर। तो एक फैक्टर तो ये है कि इस टाइम पीरियड के अंदर प्राइवेसी किस किस्म की ज़रूरी है, ठीक है, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, जब एग्स दे देते हैं, या मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि ख़ास तौर पे जो न्यू कमर्स हैं, जैसे ही पेयर ने एग ले किए नहीं और उनके कैमरे ब्रीडिंग बॉक्स में पहुँचे नहीं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो सारा दिन अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके ब्रीडिंग बॉक्स के आगे खड़े रहें और बस जो एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर करते रहें। ख़ास तौर पे मैं इस पोर्शन के अंदर ये बात मैं डिस्कस करूँगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। और यही वजह है कि बहुत सारी ब्रीड जो हैं वो एग लेइंग से आगे बढ़ ही नहीं पाती, जस्ट बिकॉज कि उनको प्रॉपर वो प्राइवेसी जो रिक्वायर्ड होती है वो नहीं दी जाती, और उसकी वजह से एग से आगे कोई बात ही नहीं बन पाती। अच्छा, उसके बाद प्राइवेसी है आफ्टर हैचिंग, मतलब ये कि अंडों से बच्चे निकल आए, अब किस किस्म की प्राइवेसी इन्हें चाहिए, ये कितनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़रूरी है। तो ये 3 ब्रॉड एरियाज़ हैं, इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं।
तो बिफोर एग लेइंग में सबसे पहले आती है पेयर को रखने की जगह। ठीक है, जब भी आप पेयर को एक पेयर को डिसाइड कर लें कि जी इससे ब्रीड लेनी है, तो ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उसको किसी पाथवे के अंदर उसका केज नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लोगों की गुज़र बसर मुस्तकिल हो। अक्सर लोग जो है वो मेन गेट के साथ रख देते हैं और थोड़ी देर बाद बेल बज रही है और थोड़ी देर बाद कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। ठीक है, या छत में ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना है, सुबह दोपहर शाम लोगों का आना जाना है। या बैकयार्ड ऐसा होता है, मतलब ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, आना जाना चहल पहल लगी हुई है। फॉर लेमन लैंग्वेज में कह देता हूँ कि जस्ट लाइक आपने लॉन्च के अंदर रख लिया कि वहाँ टीवी भी चल रहा है, वहाँ लोग आ रहे जा रहे भी हैं, आप बैठ के चाय भी पी रहे हैं और बाकी काम भी हो रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि वहीं पे आपके एक्सोटिक पैरेट जो हैं वो ब्रीड भी करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे कि एक पुरसुकून जगह जहाँ हवा का अच्छा गुजर हो, धूप आती हो, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ऐसी ना हो कि वो उनको इफ़ेक्ट करे, बहुत ज़्यादा उनके लिए डेंजरस ना हो, इस किस्म की ना हो, इतनी सनलाइट भी ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ होगी तो वो नुकसान पहुँचाएगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी ना हो, बारिश से भी हिफाजत हो, धूप आए लेकिन इतनी ना आए, सनलाइट हो, डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर पड़े, अच्छी बात है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, फीदर्स के लिए बहुत अच्छी है होती है, फीदर्स की क्वालिटी के लिए। उसके अलावा अगेन वही जो मैंने अभी पहले भी एक डिस्कशन किया आपसे कि पाथवे ना हो, आने जाने की जगह ना हो, साथ साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस भी कम से कम होनी चाहिए। जब आपने ब्रीडिंग के लिए एक पेयर को सेट कर दिया है तो उसको कोशिश करें कि आप 1 या 2 दिन के अंदर डेली, तो खैर आपको पानी गर्मियों में तो ख़ास तौर पे डेली पानी चेंज करना पड़ता है, तो बस इतनी इंटरफेरेंस हो कि डेली आप दाना पानी कर दें, दैट्स इट। कोशिश करें कि इससे ज़्यादा की जो है इंटरफेरेंस आपके पेयर के साथ ना हो तो बहुत मुनासिब है। भारत थोड़ी बहुत अगर इससे ज़्यादा हो जाए, कभी आप दिन में 2 दफ़ा चक्कर लगा लें, 3 दफ़ा चक्कर लगा लें, बट इससे ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि वहीं बैठ के आप चाय पी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ गपशप कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अक्सर न्यू कमर्स पेयर डाला नहीं, बॉक्स लगाया नहीं और कैमरा लेके बैठ गए कि अब मैं मीटिंग रिकॉर्ड करूं। भाई आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर लें उसकी। 10-12 हज़ार का आपने पेयर लेके डाला है ग्रीन रिंग नेक का, आप 2-2.5 हज़ार रुपये और ख़र्चा करें, सीसीटीवी लगा दें अगर आपको इतने ही शौक है मीटिंग को रिकॉर्ड करने का। जाहिर सी बात है, जब तक एक लॉजिकल बात है, जब तक आप प्राइवेसी नहीं देंगे किसी भी कपल आई मीन टू से, समझदार लोग समझ होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, कि जब तक आप प्राइवेसी नहीं देंगे वो अपनी शेयरिंग किस तरीके से करेंगे किसी भी चीज़ की। और ये तो एक बेसिक ज़ाहिर है, एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर प्राइवेसी का अमल दखल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये कि आपके कोई ऐसे पेट्स ना हो जो जाके उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें। अगर परिंदे हैं तो कोशिश करें ऐसे परिंदों के दरमियान में रखें जो एक जैसे ही हों या उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तोते, चिड़िया, कबूतर फिर भी इतनी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे और उनके साथ वो यूज़ टू हो जाएंगे अगर आपने सेटलमेंट टाइम उनको प्रॉपर दे दिया है। लेकिन जो ऐसे पेट्स जिनसे वो डरी हैं, लाइक कुत्ता है, बिल्ली है, या आजकल लोगों को बहुत शौक हुआ हुआ है अजदहे पालने का, तो इस किस्म के पेट्स उनके करीब ना हों जिनसे वो डरी हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि एग लेइंग से पहले ये 3 मैंने कुछ बातें, ये 3 जो हैं कुछ बातों के अंदर आते हैं। इसी तरीके की और भी एलिमेंट्स, आप लोग खुद समझदार हैं कि इस तरीके के और भी कोई एलिमेंट्स हों तो उनसे भी आपने जो है प्राइवेसी के लिए फोकस करना है और प्रोवाइड करनी है अपने पेयर को। अच्छा, एग लेइंग के बाद अब दूसरा टाइम आता है, अगला टाइम जो आता है, अगला स्टेप जो आता है वो जब पेयर ने एग ले कर दिया आफ्टर एग लेइंग। आफ्टर एग लेइंग लोगों ने कैमरे लिए और जी पहुंच गया बॉक्सेस के अंदर, बस जी हर वक्त की मॉनिटरिंग हो रही है। इंतहाई गलत चीज़ है ये, ठीक है। ये आपकी इनक्यूबेशन का बेड़ा गर्क करके रख देती है। लोगों को पता ही नहीं है कि बॉक्स के अंदर झांकना कैसे। देखें,
आप ज़रूर बॉक्स को मॉनिटर करें, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैटिंग हो चुकी है या आपने रिकॉर्डिंग कर ली वाया CCTV या किसी, उसके बाद मैटिंग के तकरीबन हफ्ते से 10 दिन के अंदर एग लेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको नज़र आए कि जैसे ही फीमेल ने फर्स्ट एग ले किया है, उसके बाद आप कोशिश करें कि 1 हफ्ते तक तो आप चेक ही ना करें बॉक्स को, ठीक है। वो डेट ज़रूर नोट कर लें जिस डेट को पहला एग ले हुआ है, लेकिन उसके अलावा मज़ीद डिस्टर्बेंस करने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते तक कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि 1 हफ्ते भी नहीं, मैं बोलूँगा 12 दिन तक आपका बॉक्स चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10वें से 12वें दिन जाके जो है एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है, आपको एग्स की फर्टिलिटी का पता चलता है। जब प्रॉपर 1 दिन छोड़ के 1 दिन एग ले करती है, रिंग नेक में भी यही क्वालिटी है, रॉ पैरेट की भी यही क्वालिटी है और ग्रे पैरेट की भी यही क्वालिटी है। मतलब आज अगर एक लेग कर दिया है फीमेल ने, तो अब अगले दिन नहीं करेगी, उसके अगले दिन एक ले करेगी। और रॉ के अंदर और रिंग नेक के अंदर 5 एग्स तक हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो 10 दिन का पीरियड होगा। जब 10 दिन के बाद वो इंक्यूबेशन स्टार्ट करेगी तो 12वें दिन से एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होगा, अगर फर्टाइल एग्स होंगे तो 12वें दिन से पहले एग्स की फर्टिलिटी को चेक करना, कुछ करना कोई फ़ायदा ही नहीं है, यूजलेस चीज़ें हैं। उल्टा जो है आप डिस्टर्ब करेंगे पेयर को, और पेयर अपनी जो है ब्रीडिंग मूड से जो है वो डिस्टर्ब होगा और फिर वो दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ग्रे पैरेट में ये कि 3 से 4 तक एग्स ले हो जाते हैं, तो ड्यूरेशन सारा यही है। आपको कम से कम 10 से 12 दिन बाद पता चलेगा कि एग्स फर्टाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। 12वें दिन आप चेक करें, उसके अंदर भी होगा ये कि जो पहले एग दिए हुए होंगे, पहले 1 या 2 दिन के जो एग होंगे, शायद उनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाए और वो फर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। जो बाकी 2-3 एग होंगे का 5 एग हैं, तो 12वें दिन भी आपको 2 मैक्सिमम 3 एग्स का पता चलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ख्याल रखें। बॉक्स को चेक करने का तरीका मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि जब भी आप बॉक्स देखने जाएं, ऐसे ही नहीं एकदम से जाके गेट खोल दें। पेयर्स डर जाते हैं और अंडे ख़राब कर देते हैं, अंडे इधर उधर टकराते हैं। हमेशा जाएं बॉक्स के ऊपर, पहले नॉक करें, नॉक के बाद जब आप देखें कि 1-2 मिनट का टाइम दें, जब आप देखें कि हाँ जी पेयर को अंदाज़ा हो गया है, जब आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करेंगे पहली ब्रीड में ही, जब आपका ब्रीड आ जाएगी, एग्स ले हो जाएंगे, तो पेयर को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जब भी नॉक होती है इतने फेमिलियर हो जाते हैं ये, इन पेयर्स की, इन पैरेट्स की क्वालिटी है, ये इतने समझदार होते हैं कि ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। तो पहले ही ब्रीड के अंदर जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे कि जब भी बॉक्स चेक करें, बल्कि ज़रूरी नहीं है एग्स ले होने से पहले, आप पहले भी आप ये आदत डाल सकते हैं कि आप जो बॉक्स चेक करने जाएं तो बॉक्स को नॉक करें और उसके बाद उसका दरवाज़ा खोलें। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर ये इनकी ये बात आ जाएगी। तो जब एग्स ले हुए होंगे तो उस वक्त एग्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। हमेशा कोशिश करें पहले नॉक करें बॉक्स के ऊपर, उसके बाद बॉक्स को ओपन करें, ताकि और थोड़ा टाइम दिया करें बीच में, फ़ौरन ही नहीं नॉक करके 30 सेकंड का कोशिश करें कि आप जो है डिस्टेंस रखें और उसके बाद जो है आप बॉक्स को ओपन करें। तो ये ख्याल रखना है एग ले करने के बाद कि 10 आपने कम से कम डिस्टर्बेंस देखनी है। 21वें दिन पहला एग हैच होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। जो एग पहले दिन दिया होगा, आज 1 तारीख को अगर अंडा दिया तो पहला अंडा जो है वो 21 तारीख को हैच होगा, जो 1 तारीख को दिया होगा। इसी तरीके से ये साइकिल है इनका, 21 डेज़ का जो ब्रीडिंग साइकिल है, 21 से 24 डेज़ मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर पहला अंडा ख़राब हो गया तो ज़ाहिर है 24 डेज़, मतलब वो इसी तरीके से जो दूसरे अंडे का 21 डेज़ आ रहा होगा तो वो उस दिन हैच हो रहा होगा, फिर तीसरे अंडे का। तो ये आपने सिर्फ नोटिंग क्या करनी है आपने कि जिस दिन पहला एग ले हुआ है आपने उस दिन नोटिंग कर लेनी है कि हाँ जी पहला एग ले हो गया। उसके बाद 3 डे, 4 डे, 5 डे, वो डिपेंड करते हैं आपकी फ़ीमेल की कैपेसिटी पे, और हर 21वें दिन जो है अंडा हैच होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मार्किंग कर सकते हैं, इतने आप जो है मॉनिटर्ड हैं, क्लोजली मॉनिटर्ड हैं कि आपने मार्किंग कर दी कि हाँ जी ये अंडा पहले दिन का है, आपने उसी वक्त मार्किंग कर दी, तो आप फिर डिस्कार्ड करना चाहें तो कर सकते हैं कि हाँ जी ये पहले दिन का अंडा था, 21वें दिन हैच नहीं हुआ तो ये डिस्कार्ड कर दें, ठीक है।
अव्वल तो ये है कि 12वें-15वें दिन आप फर्टिलिटी चेक करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने एग्स फर्टाइल हैं। कोशिश करें सिर्फ वही एग्स छोड़ें जो अनफर्टाइल एग्स हों, वो आप रिमूव कर दें पहले ही चाहे तो। लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। न्यू कमर्स अगर इसको ना फॉलो करें तो मैं बेहतर बल्कि गाइड यही करूँगा कि न्यू कमर्स इसको ना फॉलो करें। पहले वो 2-3 ब्रीड्स लेके एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद जो है ये एक्टिविटी करें। तो दोस्तों अब एग लेइंग के बाद अगला स्टेप जो आता है वो एग हैचिंग का आता है। एग हैचिंग के अंदर अगेन फिर लोगों को वही डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है कि बच्चा निकला नहीं है अंडे से बाहर और फिर कैमरे जो हैं बॉक्सेस के अंदर पहुंच गए। आप ज़रूर चेक करें, इनफैक्ट डेली चेक करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा, ठीक है। जिस दिन पहला बेबी हैच हो गया है आप उस दिन चाहें तो 2 दफ़ा चेक कर लें, एक दफ़ा मॉर्निंग में, एक दफ़ा इवनिंग में, कि जी बेबी को आपका पेयर फीड करा रहे हैं नहीं करा रहा, ठीक है। डेली एक नज़र ज़रूर डालें, ठीक है। आप ये मॉनिटर करें कि आपके बेबी को जो है पेयर सम टाइम होता है कि वो टाइमली फीड करा भी रहा होता है। इनफैक्ट अभी इसी सीज़न का केस है मेरे पास कि एक ब्लू रिंग नेक का पेयर मैंने अपने कस्टमर को दिया था, फिर उनके साथ क्लोजली मॉनिटरिंग भी करके ज़रा हमारी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी, आपस में फ्रेंडशिप वगैरह। और फिर ये कि वो सुपरविज़न चाह भी रहे थे, तो उनको जब मैं सुपरवाइज़ करता रहा तो ऐसा भी हुआ कि तकरीबन 15 दिन के बाद आके बच्चा हैच हो गया है, 15 दिन का हो गया, 15 दिन के बाद आके पेयर ने जो है वो फीड कराना छोड़ दिया बच्चे को। गर्मी कुछ अचानक से वेदर चेंज हुआ, गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा ही, मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन ये कि वो डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे थे एज़ पर माई इंस्ट्रक्शन। तो जैसे उन्हें अंदाज़ा हुआ उन्होंने कुछ मॉनिटर किया कि सुबह के टाइम पे जो है फीड जब खोला तो जितना पोटा भरा हुआ होना चाहिए था उतना पोटा नहीं भरा हुआ था। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने कहा 6 घंटे बाद दोबारा चेक करें। 6 घंटे बाद उन्होंने दोबारा चेक किया तो पोटा खाली था। तो मैंने उनको फ़ौरन इंस्ट्रक्ट किया कि आप इसको रिमूव करें। पेयर ने वैसे भी पेयर की पहली ब्रीड थी, तो पेयर ने ब्रीड फीड कराना छोड़ दिया, तो वो टाइमली जो है हमने उसको रिकवर कर लिया। एक और केस के अंदर ग्रीन रिंग नेक का मेरा एक पेयर मैंने दिया था अपने कस्टमर को, फिर वो भी अगेन वहाँ पे भी सुपरविज़न मेरी चलती रही। तो वहाँ पे 5 बच्चे माशाल्लाह से, उसने फर्स्ट ब्रीड थी उस पेयर की, उसने पहली ही ब्रीड के अंदर 5 अंडे दिए और 5 के 5 माशाल्लाह से फर्टाइल आए। तो लेकिन ये कि क्योंकि फर्स्ट ब्रीड थी तो मैंने उसको मुस्तकिल में कहता रहा कि आप मॉनिटर करते रहें। और जैसे ही 5वां बच्चा हैच हुआ उसके अगले दिन जो है एक बच्चा जो है वो उसको जो है डिस्टर्बेंस उसके साथ होना शुरू हुई। तो ज़ाहिर है जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी जिस हवाले से वो उस तरीके से चेक करता रहा, तो उसको फ़ौरन टाइमली जो अंदाज़ा हो गया कि ये 2 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ज़्यादा बच्चे होने की वजह से उसने उनको रिमूव किया। जो 2 बड़े बच्चे थे 2 बच्चे वहाँ से उसने उठाए, उनको हैंड फीड के ऊपर लिया और बाकी 3 जो है पेयर के साथ ही रहने दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 500 बच्चे सेफ़ रहे। तो आप ज़रूर चेक करें, लेकिन यहाँ कहने का मकसद यही है कि कैमरा लेके हर वक्त पेयर के पीछे ना पड़े रहें, उनको सुकून से रहने दें। जितना आप उनको सुकून से रहने देंगे वो उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे। आप फीड अच्छी से अच्छी दें, ठीक है, आप उनको प्राइवेसी अच्छी से अच्छी दें। पेयर ब्रीड करेगा क्यों नहीं करेगा, करते हैं। हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप लोग मेरी आदत तो जानते ही हैं कि मैं कभी भी जो है केमिकल फार्मूलेशंस के हक़ में नहीं रहा हूँ, हमेशा उनके ख़िलाफ़ रहा हूँ। हमेशा सारी नेचुरल चीज़ों से जो कुछ किया आज तक नेचुरल चीज़ों से किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह खातिर खा रिज़ल्ट है। अच्छा दोस्तों, प्राइवेसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने इसी वीडियो में कवर करना मुनासिब समझा, अक्सर लोग कहते हैं सारी चीज़ें पूरी हैं, फीड भी जैसी आप बता रहे हैं वैसे दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्रीड नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ ये छोटा सा टॉपिक है, एक ही स्लाइड में मैं इसको कवर कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ काम की बातें। अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि लोग ब्रीडर पेयर के पीछे भागते हैं, जिसको मैंने हमेशा कहा है कि भाई नहीं जाया करें ब्रीडर पेयर के पीछे। पट्ठे लेके यंग पेयर्स लेके तैयार किया करें, लेकिन लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि वो ब्रीडर पेयर के पीछे भागते हैं, बस जी अंडे बच्चों वाला पेयर मिले हम वो लेके डालें और फटाफट हमारे पास ब्रीड आना शुरू हो। खैर समहाउ ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर पेयर जब अपनी लोकेशन चेंज करता है तो वो फिर डिस्टर्ब ही रहता है। ब्रीडर पेयर ने जब भी लोकेशन चेंज की उसका वो रिज़ल्ट नहीं आया जो आना चाहिए या पहले था। खैर भारत
सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद, अच्छी ब्रीड, अच्छी प्राइवेसी होने के बावजूद सम टाइम पेयर ब्रीड नहीं कर रहे होते, तो उसके पीछे जो कुछ रीज़न्स हैं छोटे मोटे, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बावजूद पेयर ने ब्रीड नहीं करी, तो आप ज़रा इन चीज़ों को भी फोकस किया करें जब आप पेयर ले रहे हैं, और इनको अपने ध्यान में रखा करें कि आपका एटमॉस्फेयर क्या है और जहाँ से आप पेयर लेके आ रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि हमेशा कोशिश किया करें कि शॉप से पेयर लें, शॉप से पेयर ना लें। फॉर्म से या जो घरों में सेटअप लोगों ने लगाए हुए उस वहाँ से जाके लें, ताकि आपको एटमॉस्फेयर का अंदाज़ा। शॉप के ऊपर से आप पेयर लेते हैं, आपको उसकी बिहेवियर का वो अंदाज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि ज़रा शॉपकीपर है, उसने 2-4-5 दिन पहले पेयर लिया, उसको ना बर्ड के बिहेवियर का पता है, ना उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स का पता है, ना उसके एटमॉस्फेयर का पता है। कोई भी नेट के अंदर पेयर लेके आया, हो सकता है उसने घर से जाके उठाया हो सकता है समो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में दुकानदार जो है वो घरों से जाके नहीं खुद ले रहा होता है, वो जो दुकान पे बेचने आते हैं सिर्फ उसी से परचेजिंग करते हैं, तो उनके पास्ट का पेयर का इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि क्या है पास्ट पेयर का। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है समटाइम, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बात मैंने अभी ड्रॉप की, पास्ट ऑफ द पेयर। पास्ट ऑफ द पेयर से मुराद ये है कि पेयर किस किस्म के सेटअप में रहा है। हो सकता है वो सिर्फ एक ही पेयर हो अपने सेटअप के ऊपर, जो मतलब टोटली एक ही पेयर हो और कोई बर्ड्स हुई ना वहाँ पे और वो ब्रीड कर रहा हो, तो वो उस एटमॉस्फेयर का आदी है। ये ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि एग्जॉटिक बर्ड्स बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है ना, और इनका जो कहना चाहिए IQ लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब गिरा पैरेट के बारे में तो एक आया था कि तकरीबन 5 साल के बच्चे की समझ होती है इसके अंदर, तो अपने एटमॉस्फेयर को, लाइक्स डिसलाइक्स को बहुत जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और चाहते हैं जिस एटमॉस्फेयर में रहें उस एटमॉस्फेयर के जब ये आदी हो जाते हैं तो फिर उससे अगर हटें तो फिर बहुत डिस्टर्ब होते हैं। समटाइम स्ट्रेस में जाके खाना पीना भी छोड़ देते हैं और फिर कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं। तो हमेशा ख्याल करें कि पास्ट ऑफ द पेयर आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि सिंगल पेयर सेटअप है, मल्टीपल पेयर सेटअप है, लाइक ये कि 10, 12, 15 पेयर वहाँ पे लगे हुए थे और ये वहाँ पर से आया हुआ है, तो जाहिर है ये एक ऐसी जगह का आदी है जहाँ इसके अपने जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो ये हो सकता है आपके पास आए और आपका सिंगल पेयर सेटअप हो तो ये डिस्टर्ब हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ये सिंगल पेयर सेटअप से उठ के आए, आपके वो मल्टीपल पेयर्स हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन इन दोनों केसेस के अंदर थोड़े से टाइम लेगा तो वापस अपने मोमेंटम में आ जाएगा। तो द थिंग इज कि टाइम लेगा। अच्छा, फिर ये भी एक पॉइंट है डार्क और लाइट रूम सेटअप का। कुछ लोगों ने छत के ऊपर सेटअप बनाए हुए होते हैं, ओपन एयर होते हैं बिल्कुल उनके। कुछ लोगों के जो सेटअप्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं वो बिल्कुल कंक्रीट रूफ के नीचे होते हैं। मतलब ये कि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होती ही नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है। या ये कि उन्होंने यूवी लाइट्स लगाई हुई होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं या यूवी रेज लाइट जो होती हैं, उससे वो आर्टिफिशियली जो ये सनलाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है पेयर की डिस्टर्बेंस का। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ह्यूमन इंटरफेरेंस सेटअप। हो सकता है आपका पेयर ऐसी जगह पर ब्रीड कर रहा हो, समटाइम्स आदी हो जाते हैं और ब्रीड कर ही आते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो और वो उसी चीज़ के आदी हो। वो लोनलीनेस से घबराते हो, मतलब वो अकेले रहने से घबराते हो, उनको हर वक्त आसपास में अपने जो है वो इंसानों की ज़रूरत हो। तो इट कैन आल्सो भी पॉसिबल कि वो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो है डिस्टर्ब हो जाए, भले वो कम हो या ज़्यादा हो। मैं दोनों सूरतों में बात कर रहा हूँ, कम ज़्यादा दोनों सूरतों में इफेक्ट करेगी। उसके बाद कैप्टिव और टेम पेयर का भी इशू आ जाता है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि अगर आपका टेम पेयर है तो फिर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि टेम पेयर से ब्रीड लेने के लिए आपको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। पेयर तो दायर है, वो तो आपसे फरमाइश करेगा बाहर निकलने की, क्योंकि दायर है वो आदी है बाहर घूमने फिरने का बच्चों की तरह बिल्कुल। तो ज़ाहिर है वो आपसे फरमाइश करेगा कि मुझे बाहर निकालें, और फिर आपने कंट्रोल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम बर्ड को जब तक आप जो है केज में नहीं छोड़ेंगे वो नहीं ब्रीड करेगा। फिर कैप्टिव और नॉन कैप्टिव पेयर्स का भी जो है एक इशू है। मसलन ये कि वाइल्ड पेयर्स जो होते हैं
जो वाइल्ड कॉट आते हैं वो 2 से 3 साल कैप्टिव होने में लगा लेते हैं। कैप्टिव पेयर वो होता है जो हैंड रेज्ड होता है, हैंड फीट से रेज हुआ है, फिर वो पिंजरे में ही रहा है, उसने कभी वाइल्ड वो नहीं देखी है, तो वो शायद जल्दी ब्रीड करी है। लेकिन कैप्टिव पेयर में ये इशू रहा है क्योंकि ज़ाहिर है उनका ब्रॉटअप वाइल्ड की तरह नहीं होता है, उन्होंने इतना खुली उड़ान नहीं की होती है और इतना खाया पिया खुला खाया पिया नहीं होता है। तो वाइल्ड पेयर्स देर से तो ब्रीड करते हैं सेट होने के बाद, कैप्टिव बनने के बाद, लेकिन अच्छी ब्रीड करते हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी रेशो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैप्टिव पेयर। कैप्टिव पेयर अगर एक क्लच में 3 बच्चे देगा या 2 बच्चे देगा, तो वाइल्ड पेयर जो वो एक क्लच में 5 बच्चे तक दे सकता है बासन, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो ये कुछ एटमॉस्फेयर के हवाले से भी एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने प्राइवेसी के साथ ही कवर अप करना मुनासिब समझा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर इंटरलिंक हैं और ये ब्रीड आने या ब्रीड ना आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद का जो आगे का टॉपिक है, एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी वीडियो बना के शेयर कर लूँ। वैसे वो इतना उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत सारी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, आप लोग चाहें तो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कंट्रोल के हवाले से, तो मैं कुछ कंट्रोलिंग के टूल्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो उस हवाले से शायद थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाए। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन तो मेजॉरिटी लोगों के पास मौजूद है जो लोग ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगेन इन द एंड में आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करूँ कुछ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो उस वक्त अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।